हेलो दोस्तों। और मैं आप सभी को सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं दोस्तों। और जो हमारे भारत के जो भी भारतवर्ष में जो रहने वाले जो व्यक्ति मेरे भाई मेरे बहन और जो भी मेरे साथी हैं जो मेरे से बड़े हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप इस पावन अवसर पर आप हमारी वीडियो का वो देखेंगे, क्या शुभारंभ करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं बिना देरी के मैं आज एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, भारत के संविधान। देखो, हम सब जानते हैं दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, जब आज़ाद हुआ था उससे पहले दोस्तों ये अंग्रेजों को गुलाम था। ठीक है, अंग्रेजों से होने से पहले दोस्तों काफ़ी मुगलों ने सबसे ज़्यादा राज किया है यहाँ पर भी। तो भारत बेचारा हमेशा ऐसे ही गुलाम रहा है था दोस्तों। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हो गया और वो उसका गणतंत्र दिवस मनाए जाने के बाद, यानी कि 1950 के बाद दोस्तों भारत का संविधान लागू होता है। आपको सभी को पता है 26 जनवरी हम इसीलिए तो मनाते हैं कि उस दिन क्या है, हमारा संविधान लागू हो जाता है। तो दोस्तों संविधान में उस टाइम पे भी कुछ पहलू थे और कुछ उसमें अपडेटेड होते रहते हैं, यानी कि उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों भारत के संविधान के बारे में बता दें दोस्तों। लगभग इसमें आपके दोस्तों भारत के लगभग इसमें 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। कितने हैं? 395 अनुच्छेद दोस्तों, 395 दोस्तों। और आपके कितने भाग हैं इसमें? 25 भाग। कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग। ठीक है, नोट कर लेना। किसी किसी बुक में 395 से भी ज्यादा है। तो दोस्तों मैं बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। कितने भाग हैं दोस्तों? 25। तो ये कौन सा भाग है आपका? भाग एक। ये दोस्तों कौन सा भाग है? भाग एक। भाग एक दोस्तों आपका स्टार्ट है ये। और ये दोस्तों कब तक है ये आपका भाग एक कितने अनुच्छेद है इसमें? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भाग एक में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक भाग एक है। ठीक है, तो इसका पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद एक ये कहता है कि दोस्तों कि भारत, अनुच्छेद एक क्या कहता है दोस्तों कि भारत जो है दोस्तों वो क्या है, राज्य और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के जो क्षेत्रफल है ना उसके बारे में बताएगा, यानी उसके नाम में उसका नाम क्या है, किसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये सब दोस्तों अनुच्छेद एक में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपका अनुच्छेद दो क्या है? भारत के बाहर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और निर्माण। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों भारत की जो आपका मैप है ना भारत का, उससे बाहर जो भी आपका क्षेत्र आएगा वो क्या है, उसको भारत में जब उसे अंदर लेंगे, यानी कि जब उसे अपने अंदर समाएंगे उस क्षेत्र को भारत के अंदर, तो दोस्तों उसके नाम में आप परिवर्तन कर सकते हो, उसका गठन कर सकते हो, उसकी सीमा भी उसका सीमा का भी एक क्या कर सकते हो आप, एक निर्धारण कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों आपका अनुच्छेद तीन। अनुच्छेद तीन में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद तीन में क्या दे रखा है आपको, देखें। अनुच्छेद तीन दोस्तों इसमें बोला गया है कि भारत के अंदर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत के अंदर, यानी कि जैसे भारत के अंदर कितने राज्य हैं, आप सभी को पता होगा दोस्तों, 28 आपके राज्य हैं, स्टेट। और दोस्तों आपके कितने? 8 आपके केंद्र हैं। ठीक है, 8 कितने आपके केंद्र दोस्तों? तो दोस्तों 8 आपके केंद्र हैं, तो आप केंद्र में आप बताएं क्या है। तो आप इसके नाम में परिवर्तन कर सकते हो और इसका गठन भी कर सकते हो। आप दो राज्यों में से एक राज्य को भी बना सकते हो, मैंने अलग भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यह है नागरिकता। तो दोस्तों नागरिकता का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है, यानी कि ये कौन सा है दोस्तों? भाग दो। अब ये भाग दो आ गया, कौन सा आ गया दोस्तों? भाग दो। ठीक है, भाग दो में बेसिकली दोस्तों क्या बोला है? भाग दो में कहा है कि नागरिकता का वर्णन, देखो अनुच्छेद 5 में क्या नागरिकता का वर्णन है। ऐसे जो दोस्तों छह में क्या है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन है। और दोस्तों साथ में पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन है दोस्तों। ऐसे ही जो जो मैंने केवल इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो लिया है। ठीक, ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 11 क्या? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद नागरिकता के जो भी आपका नागरिकता संबंधी कानून है उस पर क्या है, एक कानून बना सकती है। नागरिकता संबंधी बातों पर क्या बना सकती है? कानून। ठीक है दोस्तों, ये किसको अधिकार है? संसद को, ना कि विधानमंडल को। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। ये है, अब दोस्तों बात करते हैं मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दे रखा है। देखो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके मौलिक अधिकार।
दोस्तों ये क्या है? मौलिक अधिकार। देखो दोस्तों, ये क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 हैं, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, और इसमें आपके कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? इसमें आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों आपको कितने मौलिक अधिकार हैं? इसमें आपके छह मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। कितने हैं? छह। 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, लेकिन पहले कितने थे दोस्तों? पहले 7 थे। पहले पहले कितने थे दोस्तों? आपके 7 थे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगला आपका क्या है? अगले हैं, देखो अनुच्छेद 13 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 13 क्या है? कोई भी अनुच्छेद 12 में ये बोला है कि राज्य की परिभाषा दी गई है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 13 क्या है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं बन सकता। यदि कोई निकाय कोई गवर्नमेंट बॉडी अगर कानून बना भी देती है तो वह अपने आप ही क्या है? वो कानून मतलब अपने आप ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अर्थ। और दोस्तों अनुच्छेद 14 इसमें वर्णन नहीं किया गया है, मुझे लगता है कि टाइपिस्ट से थोड़ा सा गलती हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अनुच्छेद 14 लिख दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि आर्टिकल 14 आप नोट कर लें। तो दोस्तों ये है, कानून के प्रति समानता का अधिकार। कानून के प्रति कानून के प्रति कानून के प्रति दोस्तों लिख लो, आप नोट कर लो इसे। समानता का अधिकार। किसका अधिकार दोस्तों? समानता का अधिकार। ठीक है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, 14वां। दोस्तों ऐसे ही आपका 15वां अनुच्छेद क्या है? 15 में बोला है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा भेदभाव करने का निषेध। मतलब राज्य क्या है, इसमें भेदभाव नहीं करेगा कि धर्म, इसका धर्म क्या है, कोई बेचारा मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, ऐसा नहीं है। वो क्या है? भेदभाव नहीं करेगा। इसकी जाति कौन सी, लिंग के आधार पर भी नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आपका ऐसे ही दोस्तों आपका ये कौन सा है? ऐसे ही दोस्तों आपका ये है आपका 16वां। सार्वजनिक नियुक्ति के मामलों में अवसरों की समानता। जैसे दोस्तों आपकी नौकरियां जो होती है ना, तो नौकरी के मामले में क्या है? आपकी नियुक्ति क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा दोस्तों ये एक्सेप्शन केस है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अभी भी कोई ओबीसी में है तो उसको अलग कोटा है, एससी का है तो अलग कोटा है, जनरल का है तो उसको अलग कोटा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 17 में क्या है? 17 में बोला है वो दोस्तों, अस्पृश्यता का उन्मूलन। इसका अर्थ क्या है? कि छुआछूत का बिल्कुल अंत। ये आपको अधिकार दिया गया है, आपके संविधान ने आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप छुआछूत का अधिकार, छुआछूत जो आप चल समाज में कुरीति है ना दोस्तों, ये तो दोस्तों इसका क्या दे रखा है? आपको अधिकार दे रखा है। अगर यदि कोई आप छुआछूत आपसे करता है, वो भावना रखता है, तो दोस्तों आप चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या अगला है 18वां, सैनिक और शैक्षिक उपाधियों का अंतर। दोस्तों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि सरकार सिर्फ सैनिक और शैक्षिक जो है आपकी, जैसे पीएचडी होल्डर्स या सैनिक में जैसे कमांडर हो गया, कुछ भी हो जो आते हैं कमांडर कर्नल वगैरह, ये क्या उपाधि है? इन उपाधियों को छोड़कर सरकार किसी को भी कोई उपाधि नहीं देगी। तो दोस्तों ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, मान लेते हैं सरकार, अगर आप सैनिक हैं और आपको ये अधिकार भी नहीं देती, तो दोस्तों आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोस्तों क्या था? समानता का अधिकार। ये दोस्तों आपका 14 से लेके 18 तक था। 14 से लेके 14 से लेके 18 समानता का अधिकार, इसे भी नोट कर लेना। दोस्तों अगला है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? इसका दोस्तों इसका वर्णन आप पहले नोट कर लें। स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे पहले अनुच्छेद 19, देखो इसमें वाक वाक होता है दोस्तों भाषा। ठीक है, या बात करना किसी से। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब किसी के सामने अपनी बात को एक्सप्लेन करना। ठीक है, अभिव्यक्ति की आपको वह स्वतंत्रता दी गई है, आप अपनी बात को किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप किसी की बात को दोस्तों मतलब बिना गाली गलौज के समाज के सामने आप दे सकते हैं। जैसे आपका मीडिया है, तो मीडिया क्या है? वो भी तो इसी को तो पालन करते हैं, इसी नियमों का। ऐसे ही दोस्तों आपका सम्मेलन, ये क्या? सम्मेलन और संघ। आप मतलब शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन और संघ बना सकते हैं दोस्तों। उसका जब आपने संघ बना लिया तो आप क्या करोगे? उसका संचरण यानी संचारण भी आप उसका कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप भारत के अंदर कहीं भी निवास
शांतिपूर्वक कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, लेकिन दोस्तों जब से 2019 के बाद से अब वहां पे भी आप रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है। मान लो आप यूपी के रहने वाले हैं और आप अहमदाबाद यानी गुजरात में व्यापार करते हैं, तो आपको ये संविधान ने सुविधा, ये आपको क्या दे रखी है? स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, और आज क्या दिन है? आज वैसे भी स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? जो व्यक्ति अपराधी हैं, यानी जिन पर क्या है, केस चल रहा है, तो दोस्तों उसको ये अपने दोष को सिद्ध करने के लिए सरकार क्या देती है? उसको एक स्वतंत्रता देती है। इसका अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चाहे तो वो अपना वकील भी कर सकता है। देखा हुआ आपने, वकील करते हैं, ठीक, इसीलिए करते हैं वकील। ऐसे ही दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों आपका? इसमें है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण बोले दोस्तों, आपके प्राण मतलब तो जान हो गई, जैसे शरीर। दैहिक मतलब शरीर होता है, तो दोस्तों इसको आपको क्या स्वतंत्रता दे रखी है। मान लो अगर आप सो रहे हैं, दो व्यक्ति आपके पास सो रहे हैं और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं कहीं, या फिर आप किसी ग्रुप में सो रहे हैं, तो दोस्तों आप चाहो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, मान लो दोस्तों आपका एक और एग्जांपल, आपको तो प्राइवेसी की भी स्वतंत्रता इसी के अंदर आती है। प्राइवेसी किसकी दोस्तों? स्वतंत्रता प्राइवेसी, यानी कि मान लो आप, ये कोई दो आदमी है, ठीक है, मियाँ बीवी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, और जी बीवी ने अपना पासवर्ड उसको नहीं बताया, तो दोस्तों वो उसके ऊपर वो नहीं कर सकता। अब बिना ये नहीं कर सकता कि अरे पासवर्ड क्या है, ये वो, नहीं नहीं जी। ऐसा उसको संविधान ने उसको क्या दे रखी? स्वतंत्रता दे रखी है कि आप अपना खुद का पासवर्ड लगा सकते हैं। यह आपके दैहिक स्वतंत्रता का क्या संरक्षण है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं ऐसे ही। ऐसे दोस्तों इसमें 21 का ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षा का अधिकार दोस्तों। यानी कि संविधान ने आपको यह स्वतंत्रता दी है कि आप 86वें संशोधन के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत ये इसको जोड़ा गया था दोस्तों। इसमें क्या है? देखो, इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 से लेके 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अभिभावक या उनके जो भी गार्जियंस हैं, अभिभावक या उनके जो गार्जियंस हैं, वो क्या है, बच्चों को शिक्षा देंगे, जरूर देंगे। ये मतलब संविधान ने उनको एक अधिकार दिया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों 23 से लेकर 24 दो ही अनुच्छेद है इसके अंदर। नाम से स्पष्ट है कि शोषण मतलब किसी का शोषण करना। तो दोस्तों लोगों के साथ गलत व्यवहार, बलात्संग पर रोक, तो ये अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में दोस्तों आपका अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों, उद्योग खानों, जोखिम भरे कार्यों में लगाने का निषेध। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों अगर आपकी एज 14 वर्ष से कम है, तो आपको यह स्वतंत्रता दी गई है और आपको यह अधिकार दिया गया है कि आ, कि कि मतलब 14 वर्ष से कम आयु के जो व्यक्ति हैं वो कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अनुच्छेद 25 देखो, इसमें इसमें 25 लेके कहाँ तक है दोस्तों? आगे 25 से लेके आएंगे आपके 28 तक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, आपको बता दें, इसमें है कि अनुच्छेद 25 क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि आपको यह स्वतंत्रता दी है संविधान ने कि आप चाहे तो कहीं आप तपस्या कर सकते हैं, कहीं मौन धारण कर सकते हैं, कहीं भी आप योग कर सकते हैं। ये आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है, तो दोस्तों वो क्या है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, संविधान का उल्लंघन। दोस्तों दूसरी चीज का, धर्म को प्रदर्शित करने, आचरण और उसका प्रचार। आप अपने धर्म का दोस्तों प्रचार कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये भी है। अगला दोस्तों इसी पॉइंट में आपका अनुच्छेद 26 में दोस्तों क्या कहा है? अनुच्छेद 26 में बोला है कि धार्मिक क्रियाकलापों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? देखो, प्रबंधन मतलब किसी चीज को मैनेज मैनेज करना। तो मतलब धार्मिक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? प्रबंध कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप काम करते हैं,
मान लो आप जैसे आप घरों में गाँव में तुमने देखा होगा, गाँव में जैसे कोई जैसे भंडारा भंडारा करवाते हैं। तो दोस्तों भंडारे में होता क्या है बेसिकली, उसमें आपका धर्म से जुड़ा हुआ होता है ना वो, तो उसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसका आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात की भी स्वतंत्रता दी है आपके संविधान ने, ठीक। ऐसे ही दोस्तों आपका अनुच्छेद 27 दोस्तों क्या कहता है, अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी धर्म विशेष के बढ़ावे के लिए चंदा देने या ना देने की स्वतंत्रता। दोस्तों यदि आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, कोई आपको चंदा दे या ना दे, यह उस व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप उस पर जबरदस्ती ढाबा नहीं ठोक सकते, ठीक है। ये इसका अर्थ। दूसरा अनुच्छेद 28 क्या है दोस्तों, शिक्षक संस्थाओं में पूजा के धार्मिक अनुदेशों से उपस्थिति की मुक्ति। इसका अर्थ ये है कि दोस्तों कि जो आपके स्कूल शिक्षक मतलब जो शैक्षिक संस्थाएं क्या होती हैं आपकी, जैसे स्कूल हो गया दोस्तों, कोचिंग्स हो गई, तो इसमें क्या है ना, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ी हुई बातों को नहीं कर सकता, ठीक है। उससे क्या आपको मुक्ति है, आपको मुक्ति यानी कि आपको यह स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ये है। अगला है दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये है आपके दो ही अनुच्छेद हैं इसके अंदर, 29 और 30 दोस्तों, ठीक है। तो 29 और 30 में दोस्तों क्या है आपका, 29 और 30 देखें आप। 29 क्या, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या रक्षा की दोस्तों क्या है, आपको अधिकार दिया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान दोस्तों आपको यह अधिकार भी देता है कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जैसे आपके मोमडन हो गए, जिनकी संख्या कम है, चाहे वो आपके जैन हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, ठीक है दोस्तों, जिनकी भारत में संख्या कम है, उनकी भाषा को क्या है, उनको भाषा या रहन सहन जो भी है उनका, तो दोस्तों उसको क्या है, धर्म या संस्कृति संबंधित जो भी है उसको, उसकी सरकार या उसका जो भारत है उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। कोई भी आके इधर रह सकता है, इसका मतलब ये है। अगला है दोस्तों अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका अर्थ क्या है कि मान लो जैसे एएमयू है एक, एएमयू आपने देखा होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये प्रॉपर क्या है, ये मोमडन का यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यही तो अल्पसंख्यक यही तो है आपके, जो कम है, जिनकी संख्या है। तो दोस्तों उन्हें शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उन्हें वो क्या कर सकते हैं, संचालित, ठीक है। तो इसका अधिकार भी संविधान ने उन्हें दे रखा है। इसी क्रम में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये है आपका सुप्रीम कोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका क्या है, संवैधानिक उपचार यानी कि इसका अर्थ क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार मतलब किसी का, जैसे आप जैसे डॉक्टर नहीं करता उपचार, इलाज करना, तो दोस्तों ऐसे ही संविधान का भी क्या होता है, इलाज। यानी कि किसका इलाज होता है, मौलिक अधिकारों का। मान लो दोस्तों कोई आपके मौलिक अधिकारों का यदि हनन करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। इस बात को समझ गए दोस्तों। इसमें कहा ये यही तो बोला है कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। इसे भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगला क्या है दोस्तों, संसद मौलिक अधिकारों को विनियमन कर सकती है, यानी संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित आपातकाल की स्थिति में क्या कानून बना सकती है अपने हिसाब से, ठीक है। नोट दोस्तों मैंने पहले भी लिखवा दिया, पहले 7 अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन, तो दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये 44वां संशोधन, ठीक है दोस्तों। ये देखो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद ये क्या दोस्तों 300 आपका, ये अनुच्छेद दोस्तों 300। पहले क्या था कि पहले आपके 7 अधिकार हुआ करते थे, जिसमें एक आपका संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, अब उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आपके जो मौलिक अधिकार है कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी बोला जाता है दोस्तों। इसमें राज्य के, इन्हें एक तरीके से ये बोला जा सकता है कि राज्य के क्या है, कर्तव्य है, ठीक। और दोस्तों इन्हें आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलो बिना देरी की बात करते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि फिर ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आपको भी देखने में।
तो दोस्तों अनुच्छेद 36 में क्या है, मैंने केवल वही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद वही लिया। अनुच्छेद 36 क्या है, ये दोस्तों ये है आपका राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद किस में दे रखा है आपको, 36 में, 12 में भी दिया दे रखा था। ऐसे दोस्तों आपका अनुच्छेद 39, ये देखो आप अनुच्छेद 39 दोस्तों देखो, ये क्या है दोस्तों अनुच्छेद 39, स्त्री, इस, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, स्त्री और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, यानी कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह स्त्री और पुरुषों के लिए, मान लो जैसे कोई सेम काम करते हैं, मान लें जैसे एक एक टीचर हैं दोनों लोग, एक लेडीज भी टीचर है, एक आपके जेंट्स भी टीचर है, तो दोस्तों उनकी जो दोनों की सैलरी है, वो दोनों की सैलरी यदि दोनों एक साथ लगे हैं तो उनकी सैलरी सेम टू सेम होगी। ठीक है, इसका अर्थ ये है। ऐसा नहीं है कि बेचारी वो लेडीज है तो उसको आप कम दोगे, ठीक ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक, ये इसका अर्थ। ऐसे दोस्तों आपका ये इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद 40, स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत बोले दोस्तों प्रधान, ग्राम पंचायत क्या होता है, प्रधान ही एक तरीके से। तो दोस्तों प्रधान का इलेक्शन क्यों होता है, क्यों गठन होता है, तो दोस्तों वो क्या करता है बेसिकली, वो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनको लोगों के सामने क्या लेके आता है, लोगों के सामने उन्हें अवेयर कराता है उन योजनाओं को। ठीक है, क्योंकि लोग बेचारे क्या है ना, लोग थोड़े गांव में या फिर कहीं हो, सिटी में भी ऐसा नहीं है, सिटी में भी सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अरे दोस्तों आजकल तो पढ़े लिखे भी गंवार होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों योजनाएं केवल उसी का वही फायदा ले सकता है जो चतुर चालाक व्यक्ति है और सरकार की आ, योजनाओं से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये है वो चीज। ठीक, यानी केंद्र सरकार की कोई भी योजना आई तो सबसे पहले दोस्तों गांव में कौन पहुंचाता है, दोस्तों प्रधान। कौन पहुंचाता है, प्रधान। ऐसे ही दोस्तों आपका अनुच्छेद 43 का है, आजीविका मजदूरी और जीवन के बेहतर स्तर का समर्थन तथा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों के हिस्सा लेने के अधिकार का भी समर्थन। इसका क्या है अर्थ, ये है कि दोस्तों उद्योग यानी कंपनी, कंपनियों के प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट में उसमें क्या मजदूर भी हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपका क्या है, एक राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य यानी इसका अर्थ ये है कि एक तरीके से कंपनियों में दोस्तों लोगों के लिए रोजगार पैदा करना, इसका अर्थ ये है। ठीक है दोस्तों, अरे कहाँ चला गया यार पीडीएफ हमारा, दोस्तों हमारा पीडीएफ कहाँ चला गया, ये रहा। वहीं चलते हैं दोस्तों, कहाँ था हमारा पीडीएफ हम, हाँ जी। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, 43 तक हो गए, 44 में देखें आप। दोस्तों 44 में क्या है, 44 में है आपका सीसीसी। इसका क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड। इसका अर्थ है कि दोस्तों पूरे देश में एक समान कानून की व्यवस्था करना, इसका अर्थ ये है। दोस्तों ये पहले गोवा में तो चल ही रहा है, अब हाल ही में इसे सबसे पहले उत्तराखंड ने इसे लागू किया है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का समर्थन। इसका अर्थ है कि दोस्तों कि राज्य राज्य क्या करेगा, जो 6 वर्ष तक 6 वर्ष तक बच्चों की जो आपकी शिक्षा है उसको निशुल्क कराएगा, इसका अर्थ ये है। ठीक, ऐसे 246 क्या है कि कमजोर वर्गों का शैक्षिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना। जो बेचारे कमजोर हैं उनको क्या है दोस्तों, उनकी मतलब देखा जाए तो उनके आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और उन्हें सामाजिक अन्याय से क्या बचाते हैं। ये राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। राज्य ऐसा करने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों अनुच्छेद 48 का ए, और हमने 48 नहीं लिया दोस्तों, हालांकि 48 क्या है, 48 में ये बोला है कि पशुपालन का संरक्षण। और दोस्तों 48 का ए में क्या है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करें। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और जो आपके वन्य जीव है उसकी भी रक्षा करे। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आ जाता है लगभग दोस्तों, आपका आ ही गया, ये लास्ट इसका स्लाइड है। अनुच्छेद 50 क्या है दोस्तों, ये है आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। इसका अर्थ ये है कि कार्यपालिका यानी कि जो आपकी कार्यपालिका होती है वो न्यायपालिका के काम में क्या इंटरफेयर नहीं कर सकती। न्यायपालिका वो दोस्तों आपका होता है एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट,
और दोस्तों कार्यपालिका होता है आपकी सरकार। ये क्या होती है आपकी कार्यपालिका सरकार। न्यायपालिका होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और जी आपका हाई कोर्ट हो गया। एक जिला कोर्ट भी होते हैं दोस्तों आपके, फैमिली कोर्ट वगैरह बहुत सारे कोर्ट होते हैं ऐसे तो दोस्तों उसमें आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका अर्थ ये है। अनुच्छेद 51 क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि। ये है दोस्तों आपका 51वां, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट करें। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें बोला है कि आपसे कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का क्या करा गया है दोस्तों, वर्णन किया गया है। किसका दोस्तों, डीपीएसपी का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक। और दोस्तों इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी देखो इम्पोर्टेंट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है यार दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि आपको कुछ मोटिवेट भी मिले एज वेल एज आपको कुछ नॉलेज भी मिले दोस्तों, ठीक है। मैं आज पहली बार दोस्तों मैं आज इस पे थैंक्स लिखूंगा, क्योंकि मैं ये मेरा वो एक्चुअली पहला वीडियो है इस टाइप का। तो दोस्तों ये आपके लिए प्यारा सा थैंक्स, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और आप चैनल पे बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ताकि हम भी आपसे मोटिवेट मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपके एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।